भारत का संविधान एक ऐसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था जिसमें संविधान के स्वरूप और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में दृष्टिकोणों में अंतर झलकता है। संविधान निर्मात्री सभा के भीतर और बाहर संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में सदस्यों के दृष्टिकोणों में अंतर था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता पूर्वक अपने मतों और विचारों को खुलकर प्रस्तुत किया और प्रभावपूर्ण तरीके से दो पूर्णतः भारतीय विचारों, सहमति और संयोजन को पूरी तरह लागू किया। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य ऐसे व्यवहारिक संविधान का निर्माण करना था जिसे भारत की विशिष्ट परिस्थितियों और संकट की घड़ियों में चलाया जा सके। संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास था कि वे भारत जैसे वैविध्यपूर्ण देश के लिए एक ऐसा विधान बना रहे हैं जो न केवल सामयिक समस्याओं और संकटों के भंवर में से राष्ट्र की नौका को सफलतापूर्वक खेकर ला सके, वरन युग युग तक देश का दिशा सूचक बना रहे। यह सब तभी संभव था जब संविधान की आत्मा और काया में समुचित समायोजन की व्यवस्था की जाती। भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श संविधान है जिसमें सिद्धांत और व्यावहारिकता, निजी सांस्कृतिक धरोहर एवं परदेशी अनुभवों का श्रेष्ठ समन्वय निहित है। संविधान सभा में प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्टतः कहा था कि हमारे संविधान में यदि कोई नवीन बात हो सकती है तो यही कि उसमें पुराने प्रचलित संविधानों की गलतियों को दूर कर दिया जाए और उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाए। उधार लेने में किसी तरह की साहित्यिक चोरी नहीं है। शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई अधिकार नहीं होता। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों में इस बात पर आम सहमति थी कि भारत की शासन व्यवस्था का स्वरूप संघात्मक हो, किंतु संघ व्यवस्था से संबंधित अनेक मुद्दों पर सदस्यों में गंभीर मतभेद भी थे। संविधान निर्मात्री सभा के कुछ सदस्य ये चाहते थे कि भारत में अमेरिकी मॉडल की संघ प्रणाली लागू की जाए और कुछ सदस्यों का मानना था कि भारत में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी संघ व्यवस्था को अपनाया जाए। कुछ सदस्य केंद्रभूत संघ व्यवस्था के समर्थक थे तो अनेक दूसरे सदस्य स्वायत्तता के समर्थक थे। संवैधानिक परामर्शदाता बेनेगल नरसिंह राव ने तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ आदि के संविधानों के पूर्व दृष्टांत एकत्रित कर उन्हें संविधान सभा के सदस्यों में वितरित कर दिया। संविधान निर्माती सभा ने संघ व्यवस्था की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में संघ संविधान समिति
और प्रांतीय संविधान समिति, संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूट कमेटी, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर्स कमेटी आदि की नियुक्ति की। इन समितियों ने संघ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर विचार विमर्श करने के बाद में परामर्श समिति को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और प्रारूप तैयार करते समय इस बात का प्रयत्न किया गया कि जहां तक हो सके संघ सभा, संविधान सभा अथवा उसकी विभिन्न समितियों के निर्णयों को क्रियान्वित किया जाए। अतः संविधान सभा में संघ निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहरा वाद विवाद था और इन विवादों पर गहन चिंतन करने के उपरांत संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों ने भारतीय संघ व्यवस्था के बारे में व्यवस्था की। भारतीय संघ व्यवस्था के संबंध में जो प्रमुख मुद्दे या पक्ष थे, संविधान निर्मात्री सभा संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों के विचार उनमें खुलकर आए। वे मुद्दे थे, पहला संघ सरकार की संकटकालीन शक्तियों, दूसरा आय के विभिन्न स्रोतों, तीसरा संघीय नियोजन, चौथा भाषाई प्रांतों के संबंध में, पांचवा देशी रियासतों के विलय के संबंध में, छठा शक्तियों का बंटवारा, सातवां संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में और आठवां संघ व्यवस्था में संघीय उच्च सदन की भूमिका। इन मुद्दों पर संविधान निर्मात्री सभा में गहन विचार विमर्श हुआ, खुलकर वाद विवाद हुआ और उसके उपरांत इन व्यवस्थाओं को हमारे यहाँ संविधान में जगह दी गई। तो इन बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संघ सरकार की संकटकालीन शक्तियों के संबंध में। संघ सरकार की संकटकालीन शक्तियों के संबंध में संविधान निर्मात्री सभा के कई सदस्यों में अलग अलग दृष्टिकोण थे। प्रारूप संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जिनसे संघ व्यवस्था का ढांचा अत्यधिक प्रभावित होता था। ये अनुच्छेद थे 256 और 257। इन अनुच्छेदों के तहत संघीय सरकार को राज्यों की सरकार को निर्देश देने का अधिकार दिया गया था। प्रायः अधिकांश संघात्मक राज्यों में संघ द्वारा निर्देश जारी करने के विचार को या संघीय सरकार को राज्य सरकारों को निर्देश देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रारूप संविधान में यह प्रावधान रखा गया था और डॉक्टर अंबेडकर ने इसका समर्थन करते हुए ये कहा था कि यदि केंद्र को यह सत्ता उपलब्ध न होगी तो संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों का योग्य परिपालन करवाना असंभव हो जाएगा। अगर संघ के पास यह शक्ति ही नहीं होगी तो कोई राज्य संघ के इन आदेशों का या इन अधिनियम का पालन करवाएंगे ही नहीं और संघीय शासन व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। 15 नवंबर 1949 को जब
संविधान प्रारूप होने में केवल 11 दिन शेष रह गए थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 365 प्रस्तावित किया और इस अनुच्छेद में ये कहा गया कि यदि कोई राज्य संघीय कार्यपालिका के निर्देशों का पालन न करे तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुकूल नहीं चल रहा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत उस राज्य के शासन को अपने हाथों में ले सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान सभा के कई सदस्यों के साथ ठाकुरदास भार्गव और पंडित हृदयनाथ कुंजर ने इस उपबंध का जोरदार शब्दों में विरोध किया। कुछ सदस्यों ने इस अनुच्छेद की तुलना 1935 के अधिनियम के खंड 93 से की और डॉक्टर अंबेडकर ने इस तर्क के आधार पर इस अनुच्छेद का समर्थन किया कि बिना क्रियान्वयन की शक्ति के निर्देशन देने की शक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्या यह वांछनीय है कि केंद्र सरकार के कानूनों पर कोई अमल न किया जाए और वे केवल कागजों पर लिखे विधान मात्र ही रह जाए? संविधान द्वारा केंद्र को दायित्व दिया गया है कि वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करे। क्या यह उचित अथवा युक्ति संगत होगा कि केंद्र एक विधेयक पारित कर शांति से बैठ जाए और प्रतीक्षा करता रहे कि राज्य सरकार किस प्रकार उक्त विधेयक की क्रियान्विति करती है? अतः बिना निर्देश देने की शक्ति के ये प्रावधान या संघीय व्यवस्था भारतीय संदर्भ में युक्ति संगत नहीं रहेगी। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख है। संविधान में 3 प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है और इन तीनों स्थितियों में ये 3 प्रकार 3 विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होते हैं। पहला है युद्धकालीन आपात, दूसरा राज्यों में संवैधानिक आपात और तीसरा वित्तीय आपात। 3 विशिष्ट परिस्थितियों में राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। इन उपबंधों की चर्चा के समय संविधान सभा में अत्यंत उत्तेजनापूर्ण दृश्य देखने में आए। संविधान सभा के कई प्रमुख सदस्यों ने इन उपबंधों के संविधान में सम्मिलित किए जाने का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनके विचार में ये उपबंध संविधान के संघात्मक स्वरूप के प्रतिकूल थे। आपातकाल की घोषणा में संघात्मक प्रणाली समाप्त हो जाती है, ऐसा मानना संविधान सभा के कई सदस्यों का था। उनका कहना था कि आपातकाल की घोषणा में संघात्मक प्रणाली समाप्त हो जाएगी और सारी शक्ति केंद्रीय सरकार के हाथों में आ जाएगी। राज्य सरकारों की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी और राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता या एजेंट के रूप में कार्य करने लग जाएंगी। वित्तीय आपात प्रवर्तन काल में राज्यों
की वित्तीय स्वायत्तता खतरे में पड़ जाएगी और राज्यों की स्थिति नगर पालिका जैसी हो जाएगी। प्रोफेसर केटी शाह ने कहा कि केटी शाह ने इस संबंध में ये कहा कि आपात शक्तियों का उद्देश्य यह है कि आपात शक्तियों का उद्देश्य है केंद्र के हाथों में एककों के विरुद्ध सत्ता प्रदान करना। हृदयनाथ कुंजर के विचार इस संबंध में इस प्रकार थे। उन्होंने संविधान सभा में ये कहा कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंध से बड़ा धक्का पहुंचेगा। इसी तरह टीटी कृष्णामाचारी का यह मानना था कि आपातकालीन शक्तियों को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना होगा, क्योंकि इन उपबंधों के बिना संविधान निर्माण के हमारे सभी प्रयत्न अत्यंत असफल हो जाएंगे। पीएस देशमुख ने इस संबंध में ये कहा कि राष्ट्रपति की आपात शक्तियां असंघीय अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संस्थानम और A.K. अय्यर ने आपातकालीन शक्तियों का प्रबल समर्थन किया। उनका विचार था कि आपातकालीन घोषणा से ही भारत का संघात्मक स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता। देश की सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय सरकार पर है और संघात्मक प्रणाली के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा अपरिहार्य है। वर्तमान युग वित्तीय संकट का युग है और राज्यों को वित्तीय संकट से उभारने के लिए वित्तीय आपात के प्रावधान आवश्यक है। यानी दुनिया के अनेक संविधानों में यह प्रावधान नहीं पाया जाता कि केंद्रीय सरकारें राज्य सरकारों को निर्देश दें और उनके निर्देश की पालना न होने पर राज्यों में आपातकाल की घोषणा करें। किंतु भारत की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण और वर्तमान युग की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत में विशिष्ट आपातकालीन शक्तियों को लागू किया और केंद्रीय राष्ट्रपति राज्यों में 3 परिस्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था कर सकते हैं। ये 3 परिस्थितियां हैं। राष्ट्रीय युद्ध के समय या युद्धकालीन परिस्थितियां, दूसरा राज्यों की प्रशासनिक और विधायिका संबंधी व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था समाप्त होने पर, और तीसरा है वित्तीय आपात के संबंध में। इस प्रकार आपातकालीन व्यवस्था के संदर्भ में संविधान सभा में गहरा विचार विमर्श किया गया और उसके उपरांत भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियों को स्थान दिया गया। इसी तरह वाद विवाद का एक दूसरा मुद्दा था आय के स्रोतों का वितरण। संघ व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय साधनों का समुचित वितरण अनिवार्य तत्व है। केसी वियर के अनुसार संघात्मकता की कसौटी है दोनों प्रकार की केंद्र और प्रांतीय सरकारों के पृथक पृथक आय के स्रोत, ताकि वे बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अपने कार्यों का संपादन कर सके। केंद्र तथा राज्यों के मध्य आय के स्रोतों के वितरण में संविधान सभा का दृष्टिकोण सहकारी संघवाद की भावना का रहा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का यह मानना था कि संघात्मक व्यवस्था में सरकारों के स्वायत्तता पूर्वक अपने
संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए आय के स्रोत आवश्यक है। असम के प्रतिनिधि मोहम्मद सादुल्ला का विचार था कि संविधान में ऐसे प्रावधान रखा जाए कि केंद्र सरकार अविकसित और विशिष्ट आवश्यकता वाले प्रांतों को विशेष वित्तीय अनुदान प्रदान कर सके। इसी तरह पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री पीसी घोष ने संविधान सभा को मेमोरेंडम पेश करते हुए मांग की कि उनके राज्य को संघ द्वारा एकत्रित किए जाने वाले करों में से अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए। संघ सभा द्वारा नियुक्त वित्तीय मामलों की विशेषज्ञ समिति का यह मत था कि प्राय सभी प्रांत ऐसी ही मांगे प्रस्तुत करेंगे। पंडित हृदयनाथ कुंजर का यह विचार था कि यदि संघ व्यवस्था का कोई सारपूर्ण अर्थ है तो यह है कि धन और साधन संपन्न प्रांतों की और साधनों का हस्तांतरण हो। बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा ने कहा कि केंद्र का यह कर्तव्य है कि निर्धन प्रांतों को अधिकतम सहायता देकर उनका स्तर साधन संपन्न प्रांतों के समतुल्य कर दें। एजी आयंगर का यह विचार था कि धन के मामलों में प्रांतों को केंद्रीय सरकार की अनुकंपा पर नहीं छोड़ा जा सकता। प्रांतों के प्रतिनिधियों की भावना को देखते हुए संविधान के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रांतों में यह भावना व्याप्त है कि उनकी आय के स्रोत कम कर दिए गए हैं। आयकर का विभाजन संतुष्टि देने वाला नहीं है। मैं वित्त मंत्री की से आग्रह करूंगा कि वे इस तथ्य को ध्यान में रखें कि कल कोई यह न कहे कि भारत सरकार की नीति यह है कि जिन प्रांतों के पास अधिक है उन्हें अधिकतम दिया गया है और जिन प्रांतों के पास कम है उनसे वह भी छीन लिया गया है। इस प्रकार संविधान सभा में आय के स्रोतों के वितरण के संबंध में गहन विचार विमर्श करने के उपरांत आय के साधनों के वितरण की व्यवस्था की गई।